हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा था और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए थे। आज के लेक्चर में अपन वही सिलसिले को जारी रखेंगे। अपन एरिया अंडर द कर्व के और क्वेश्चंस करेंगे। जो प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क को और आज की क्लास में जो भी होमवर्क दूंगा उसको अपन मिला के नेक्स्ट लेक्चर में सारा एक साथ डिस्कस कर लेंगे। आज अपना यही फोकस रहेगा कि एरिया अंडर द कर्व खत्म करना है। जो उसमें एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है उसको अपन पढ़ के फाइनली डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस फिनिश करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार उन क्वेश्चंस को नोट करें और एक बार खुद से ट्राई करें और उसके बाद अपन इनको डिस्कस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। पहले इनके आंसर्स बता देता हूं मैं। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बेटा e² - 2 स्क्वायर यूनिट्स और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ रहा है e-3 डिवाइडेड बाई e स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। ये पहला वाला तो काफी स्टैंडर्ड है, बस अपने पास कर्व बढ़ गए हैं। अब 1 2 3 कर्व्स है, तो चलो देखते हैं कैसे डील करना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। e की पावर x का ग्राफ तो सबको पता है। e की पावर x का ग्राफ ऐसे सिंपल सा ग्राफ है। ये y इक्वल टू e का पावर x है, बरोबर। 0 पे इसकी वैल्यू, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो बेटा 1 होती है। अब साथ साथ में y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ऐसे वी शेप का रहेगा, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। इसके 2 अलग अलग डेफिनेशन होंगे। अगर आप x को 1 से बड़ा रखोगे, x को 1 से बड़ा रखोगे x को, तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी y इक्वल टू x माइनस 1, मॉड प्लस साइन से खुल जाएगा। और 1 से छोटा रहेगा तो ये माइनस साइन से खुल जाएगा, तो ये 1 माइनस x हो जाएगा। और दूसरी लाइन जो है अपने पास वो क्या है? x इक्वल टू 2 है। तो x इक्वल टू 2 जो लाइन है वो रफली यहां पे बनेगी ऐसे। ठीक है, ये वाली लाइन है, मान लो x इक्वल टू 2। यार 2 जो है वो 1 के राइट में होने वाला है। अच्छा, मैंने 2 डालोगे इसमें, अगर x के बदले 2 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। मतलब ये वाली वैल्यू भी 1 थी, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है वो लगभग सेम हाइट पे है। यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 इसमें पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है? 2 पुट करने पे e² आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि इन कर्व्स के बीच में क्या एरिया बाउंडेड है, इन कर्व्स के बीच में क्या एरिया बाउंडेड है, सब लोग देख पा रहे हैं। उसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं। ये वाला एरिया अपना रिक्वायर्ड एरिया है, ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर अपन अपना जो एलिमेंट है वो ऐसे वर्टिकल लेते हैं, dx लेते हैं मतलब अपन, तो अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? इस मेथड से तो सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा। आपके इंटीग्रेशन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। देखो 1 के लेफ्ट में अगर मैं ऐसे ये एरो बनाऊं तो यहाँ पे ये और यहाँ पे है। देखो फाइनल तो हमेशा e का पावर x है, लेकिन इनिशियल कर्व की डेफिनेशन चेंज हो रही है। कहाँ पे चेंज हो रही है? 1 पे। तो इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। पहला इंटीग्रेशन 0 से 1 आएगा। ऊपर वाला कर्व क्या है? e का पावर x है फाइनल, माइनस इनिशियल कर्व की डेफिनेशन क्या है? 1 माइनस एक्स है। तो अपन क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स dx और फिर प्लस 1 से लेके 2 में क्या होगा? 1 से लेके 2 में क्या होगा? फाइनल कर्व e का पावर x है, फाइनल कर्व e का पावर x है और इनिशियल कर्व क्या है बेटा? तो इनिशियल कर्व जो है वो x माइनस 1 है। ठीक है, समझ आई बात? सबको समझ आया? तो ऐसे लिख के तो सबने शायद एरिया निकाल ही लिया होगा, लेकिन इसे क्या है, कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। अपन एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। एरिया इक्वल टू, ये दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं। अगर आपको ये वाला मेथड दिख गया तो बहुत बढ़िया है, आप धीरे धीरे बहुत बढ़िया से सीख रहे हो। नहीं भी दिखा तो और प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। देखो अब मैं अगर इसको कंप्लीट करूं, ऐसे ना करें अपन, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। आप सोचो, मैं पहले पूरा e का पावर x के नीचे का एरिया निकाल लेता हूं। पूरा e की पावर x, ये e की पावर x है। ठीक है, इसको मैं पूरा 0 से 2 में अगर इंटीग्रेट कर देता हूं, तो पूरा 0 से 2 में इंटीग्रेट अगर मैंने कर दिया तो जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं मुझे वो वाला एरिया मिलेगा। मैंने क्या कर दिया है? मैंने पूरा e की पावर x को 0 से 2 में इंटीग्रेट कर दिया है, e का पावर x dx। आप सोचो कि जो मुझे ग्रीन एरिया चाहिए ना वो इसके अंदर आ चुका है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पार्ट का एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। किस पार्ट का एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है? सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो किस पार्ट का एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया एक्स्ट्रा आ गया और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे है जिसका एरिया एक्स्ट्रा आ गया। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को इस वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। सिंपल है। तो अपन क्या करते हैं? माइनस। अब देखो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 1 है और दोनों का हाइट भी 1 है, तो दोनों का एरिया सेम है, तो इसलिए ट्वाइस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस 1 है और हाइट भी 1 है। तो e का पावर x का इंटीग्रल तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। e की पावर x आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे माइनस, ये कितना हो गया? 1।
इसमें अपर लिमिट डालोगे तो आपके पास आ जाएगा ई स्क्वायर, लोअर लिमिट डालोगे तो ई का पावर 0 1 हो गया और -1, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा ई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। देखो कितना आराम से आ गया, ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में भी अपन को नहीं पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो डायग्राम बना के अपन कैसे शॉर्टकट देख सकते हैं आप यहां से देखो। अगला क्वेश्चन आंसर है e-3/, इसको मैं मिटा रहा हूं। पहले अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो अगर मैं ग्राफ तैयार करूं यहां पे, अपन को कहां से कहां की चिंता करनी है, x की वैल्यूज कहां से कहां, -1 से 1 के बीच में मेरे को देखना है कि क्या हो रहा है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मान लो यहां पे x इक्वल टू -1 है और ये वाली जो लाइन है ये x इक्वल टू 1 है। मुझे बस केवल -1 से 1 में x e का पावर x का बिहेवियर चेक करना है, और e की पावर x का ग्राफ तो अपन बड़े आराम से बना सकते हैं। e की पावर x का ग्राफ तो सबको पता है, ऐसा होता है, सिंपल सा ग्राफ है, y इक्वल टू e का पावर x। अच्छा, इसमें 1 डालने से वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 डालने से वैल्यू e है, 0 पे वैल्यू 1 है, ये 0 है, ठीक है। और -1 डालने से वैल्यू 1/e है, ये वाली वैल्यू 1/e है। अब x e का पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो अपन वही इन 3 पॉइंट्स पे निकाल लेते हैं वैल्यू। अगर -1 पुट करते हो इसके अंदर तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/e, मतलब -1/e मतलब यहां कहीं पे होगा। मान लो ये वाला जो वैल्यू है ये -1/e है। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, और अगर इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 पे इसका वैल्यू e आ जा रहा है, मतलब ये इसको मीट कर रहा है, यहां पे 1 पे इसका वैल्यू e आ जा रहा है। तो ये इसकी वैल्यूज आ रही है, ये देख के मुझे फील तो आ रही है कि ये ग्राफ पूरा इंक्रीज करेगा। फिर भी अपन इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेते हैं। dy/dx अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x, e का पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रहेगा, प्लस e का पावर x को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास, x प्लस 1 टाइम्स e का पावर x। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट -1 है, मतलब -1 के राइट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या मैं बोलूं, -1 के राइट में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। पूरा नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल बोल रहा हूं -1 के राइट में ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अपना काम खत्म हो गया। मुझे ये भी पता है कि इसकी वैल्यूज ये है, तो इसको मैं रफली ज्वाइन करके इसका ग्राफ बना लेता हूं। कुछ ऐसे बनेगा भाई, कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कॉमन सेंस वाली बात है ये, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। अब मुझे कौन सा एरिया चाहिए था, -1 से 1 और इन दोनों कर्व्स के बीच में फंसा हुआ, मतलब ये वाला एरिया चाहिए था। तो ये वाला एरिया अब अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये वाले एरिया को अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपना एरिया आ जाएगा, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे अपन, -1 से लेकर के 1 में। देखो फाइनल कर्व अपने लिए हमेशा ऊपर वाला कर्व कौन है, ऊपर वाला कर्व e का पावर x है, माइनस इनिशियल कर्व कौन है, इनिशियल कर्व है x e का पावर x। तो x e का पावर x dx, तो क्या आएगा अपने पास, e की पावर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर x, इसमें लिमिट लगानी है -1 से 1, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसके ऊपर लिमिट लगनी है -1 से 1। e का पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर x ही आ जाएगा, तो अब इस इंटीग्रल को हटा देते हैं अपन। तो लिमिट्स डालोगे तो देखो बेटा क्या आएगा, यहां पे आएगा e -1/e, माइनस यहां पे 1 पुट करोगे तो आएगा e माइनस e हो जाएगा, माइनस -1 पुट करोगे तो ये कितना होगा, -1/e और -1/e। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, यहां पे e और e कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, तो -2/e -1/e, तो -3/e हो गया, और एक और e एक्स्ट्रा यहां पे, तो आपका आंसर आ जाएगा e -3 डिवाइडेड बाई e स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो एरिया फंसा हुआ है इन कर्व्स के बीच में वो कितना है, e -3/e है, नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूं एक बार सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को नोट करें और खुद से ट्राई करें, बाद में अपन इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो रीजन की बात चल रही है बेटा, इक्वालिटीज नहीं है, इनइक्वालिटीज के साथ अपन डील कर रहे हैं। तो इसके साथ कैसे डील करते हैं आपको समझाया है, तो पिछले क्लास में समझाया था, तो एक बार सारे बच्चों उसको याद करके फिर से कोशिश करो, बाद में अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने कर लिया होगा। इन क्वेश्चंस के आंसर्स बता देता हूं मैं। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 23 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर यूनिट्स, और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 8√2 - 10 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। चलो फटाफट से इनको देख लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। आपको मैंने समझाया था क्या करते हैं, पहले इक्वल टू सोच के अपन इसका ग्राफ बनाते हैं और बाद में किसी पॉइंट को यूज करके अपन रीजन आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले तो अपन इसका ग्राफ बनाएं,
तो ये पहले यहां पे इक्वालिटी कंसिडर करते हैं। देखो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब अपन को x एक्सिस के केवल ऊपर ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर यहां पे लेस देन और इक्वल टू के बदले केवल इक्वल टू होता तो ये क्या बनता है, एक पैराबोला बनता ओपनिंग अपवर्ड। ये ऐसा वाला पैराबोला बन जाएगा अपने पास। ठीक है, सिंपल सा मैंने पैराबोला बना दिया है। 0 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 0 पे इसका वैल्यू 1 आ रहा है। फिर ये वाली स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। देखो अभी अपन ने पैराबोला बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाली स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहां पे मैंने इक्वल टू सोचा है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 में x को 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1, तो ये वाला एक पॉइंट तो आएगा ही आएगा। अब वो जो स्ट्रेट लाइन है क्या वो इस पैराबोला को कट करेगी, ये समझने के लिए अपन इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक बार x इक्वल टू 0 होगा या तो x इक्वल टू 1, मतलब 0 पे तो मीट कर ही रहे, साथ में फिर से कहां पे मीट करेंगे, 1 पे। अगर दोनों में आप देखो 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आ रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब अगर मैं वो स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये लोग दोनों फिर से मीट कर गए, ये लोग दोनों फिर से कहां पे मीट कर गए बेटा, x इक्वल टू 1 पे मीट कर गए। ठीक है, 1 पे दोनों ग्राफ फिर से मीट कर गए। इसको थोड़ा सा अपन ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये इक्वल टू के ग्राफ्स बनाए हैं अपन ने, इक्वल टू, और साथ में तीसरा क्या है, तीसरा लाइन क्या है, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 अगर अपन देखेंगे तो ये एक वर्टिकल लाइन आएगी। वर्टिकल लाइन कहां पे आएगी, मान लो ये यहां पे आएगी, x इक्वल टू 2। सीधी सी बात है, 1 के तो राइट साइड में ही आने वाली है, ये वाला पॉइंट 2,0 होगा, तो ये इन दोनों ग्राफ्स को यहां पे और यहां पे कट कर जाएगी। अब अपन को इनइक्वालिटीज की बात कर रहा था, मतलब रीजन की बात कर रहा था, तो अपन रीजन निकालते हैं। यहां पे क्या था बेटा, लेस देन और इक्वल टू था। अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला के लिए लेस देन और इक्वल टू वाला रीजन था। इसका मतलब कौन सा रीजन आएगा, अपन कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे 2,0 अगर मैंने यूज किया, 2,0 अगर मैंने इसमें उठा के सेटिस्फाई करवाया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 1 5, और y के बदले 0 डालोगे तो यहां पे 5 आएगा और यहां पे 0 आएगा। क्या 5 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। मतलब 2,0 इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस पैराबोला के कौन से साइड वाला रीजन आएगा, अभी मैं उसको शेड नहीं कर रहा हूं, पर पैराबोला के इस इधर नीचे वाला पार्ट आएगा। ये सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। ये वाले पैराबोला का ग्राफ जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन का भी ग्राफ जरूरी नहीं है, क्योंकि इन दोनों केसेस में आपको क्या बोला गया है कि y की वैल्यूज कैसी है, पॉजिटिव है। y की वैल्यूज कैसी है, पॉजिटिव है, और x की वैल्यू भी कैसी है, पॉजिटिव है। मतलब मुझे केवल और केवल कहां पे चर्चा करनी है, मुझे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चर्चा करनी है, क्योंकि x और y दोनों कैसे दिए गए हैं, पॉजिटिव दिए गए हैं। तो अभी अपन ने निकाला 2,0 इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। x के बदले 2 और y के बदले 0 डालोगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इस पैराबोला के इस साइड वाला रीजन आएगा, बरोबर। साथ में अगर 2,0 को मैं स्ट्रेट लाइन में डालू, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 2 + 1 हो जाएगा 3, और y के बदले 0 डालोगे, क्या 3 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। मतलब इस स्ट्रेट लाइन के भी कौन से वाला पोर्शन आएगा, नीचे वाला पोर्शन आएगा। मतलब अपना फाइनल रीजन क्या आएगा, मुझे इनका इंटरसेक्शन करना है। एक तो वो 0 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए, 0 से 2 के बीच में, साथ में इस पैराबोला के भी नीचे होना चाहिए एंड इस लाइन के भी नीचे होना चाहिए। तो मैं उसको शेड कर रहा हूं। तो अब आप देखो क्या आपको समझ में आ रहा है, ये वाला पोर्शन आएगा, पैराबोला के भी नीचे होना चाहिए, लाइन के भी नीचे होना चाहिए, एंड साथ में x इक्वल टू 2 के लेफ्ट में होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है, क्या सबको दिख रहा है, ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा। क्या सब लोग देख पा रहे हो, पैराबोला के भी नीचे था और स्ट्रेट लाइन के भी नीचे था, तो यहां पे उसको पैराबोला रेस्ट्रिक्ट करेगा और यहां पे उसको लाइन रेस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि दोनों के नीचे वाला पार्ट आ रहा था। तो अब इस शेडेड पोर्शन का अपन एरिया कैसे निकाले। अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो एक तरीका तो देखो आपके पास है ही, मेथड 1, एरिया इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आपकी डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही है बेटा, 1 पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है आपकी, तो आप क्या लिखोगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1 में आपके पास क्या आएगा। अब आप सोचो, आप 0 से लेके 1 में फाइनल जो बोलोगे वो किसको बोलोगे, आप फाइनल इसको बोलोगे, अपना जो कर्व है, कर्व की डेफिनेशन क्या है, x² + 1 है, और इनिशियल कौन है, सीधे सीधे x एक्सिस है, तो आप क्या लिख सकते हो, x² + 1 फाइनल माइनस इनिशियल, 0 से लेके 1 में ये हो जाएगा। और फिर आगे 1 से लेके 2 में इंटीग्रेशन, 1 से लेके 2 में क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2 में ऊपर वाला कर्व कौन है, ऊपर वाला कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, x + 1 dx। तो सीधे सीधे ये इंटीग्रल करेंगे अपन तो अपना आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 23/6। तो मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इस इंटीग्रल को तो इवेल्युएट कर ही लोगे। अपन दूसरा तरीका देखते हैं,
अगर अपन को एरिया निकालना है तो क्या आप इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, वो एरिया में डायरेक्टली ये वाला इंटीग्रल करके निकाल सकता हूं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। इसको तो अपन बहुत आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से लेके 1 x² + 1 dx। ठीक है, ये वाला इंटीग्रल तो अपन निकाल ही लेंगे। अब साथ साथ में अगर ये वाली चीज का एरिया निकालना था तो इसमें तो अपन सीधे ये ट्रेपीजियम का एरिया लिख सकते हैं। इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये और ये है तो वैल्यूज निकाल लो। 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 चाहे आप किसी भी कर्व में डालो वैल्यू 2 आ रही है, और 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अगर 2 पे आप स्ट्रेट लाइन की वैल्यू देखोगे तो 2 पे स्ट्रेट लाइन की वैल्यू 3 आ रही है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, 2 + 3 इंटू उसका हाइट कितना है बेटा, तो हाइट 1 है, तो आप दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास सीधे सीधे रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, समझ आई बात, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन। ये वाला रीजन दिया है, फिर से x > = 0, y > 0, मतलब केवल और केवल अपन को फर्स्ट क्वाड्रेंट की चिंता करनी है। y एक्सिस x एक्सिस, y पहले इक्वल टू का ग्राफ बनाओ, y² = 4ax। मैंने नीचे नहीं बनाया है क्योंकि अपन को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है। और x + y = 1, पहले मैं फिर से बोल रहा हूं इक्वल टू के ग्राफ्स बना रहा हूं केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला पॉइंट 1,0 होगा, ये वाला पॉइंट 0,1 होगा, और ये वाला पॉइंट ओरिजिन होगा। यार ये लोग मीट तो करने वाले हैं कहीं ना कहीं, अब कहां पे मीट करेंगे, ये वाला पॉइंट अपन निकाल लेते हैं पहले। ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अपन साथ में। तो x की वैल्यू उठा के अपन वहां से पुट करेंगे, तो y² = 4 टाइम्स x के बदले में क्या लिख सकता हूं, 1 - y, तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई, y² + 4y - 4 = 0। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 ± अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय नीचे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 ± ये कितना हो जाएगा 16 × 2, मतलब ये 4√2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो -2 ± 2√2। ये y के वैल्यूज आ रहे हैं, अपन को पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीट कर रहे हैं, मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव है तो अपन प्लस साइन के साथ लेंगे। तो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो अपन निकाल ही लेंगे, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स √2 - 1 आ जाएगा। अब मैंने x कोऑर्डिनेट नहीं निकाला क्योंकि जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, चलो पहले रीजन निकालते हैं। रीजन कौन सा है, y² < 4x है, तो अपन क्या करेंगे, कोई पॉइंट ले लेते हैं। यार इस पैराबोला के इस साइड वाला पॉइंट एक 1,0 मैंने ले लिया। अगर 1,0 उठा के इसमें डालोगे, x के बदले 1, y के बदले 0, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, क्या 4 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, मतलब इस पैराबोला के नीचे वाला रीजन आएगा, इस साइड वाला। ठीक है, और x + y < 1, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के इस साइड वाला पार्ट आएगा कि इस साइड वाला, वो देखना है। तो अपन ओरिजिन की हेल्प ले लेते हैं। अगर ओरिजिन मैंने इसमें डाला तो क्या ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 0 < 1, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, सिंपल सी बात है, 0 1 से छोटा होता है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के इस साइड वाला पार्ट और इस पैराबोला के नीचे वाला पार्ट। तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा, कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो इस वाले पार्ट का अपन को बस एरिया बताना है। इस वाले पार्ट का एरिया कैसे लिखेंगे, अब तो आपको इस चीज की हैबिट पड़ जानी चाहिए। अगर आप dx लिखोगे तो आपको इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, तो आप y में कर लो। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके अपन y में कर रहे हैं, dy लिखेंगे, तो अपना जो कर्सर है वो 0 से लेके कहां तक जाएगा, इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट तक, जो अपन ने निकाला, ट्वाइस ऑफ √2 - 1। फाइनल कर्व कौन है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा, 1 - y, फाइनल माइनस इनिशियल इसमें x को क्या लिखोगे, y² / 4 dy। बस सिंपल सा एकदम इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर लेना और लिमिट्स डाल देना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान से करना। जैसे ही आप इसमें लिमिट्स डालोगे तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आएगा y - y² / 2 y³ / 12। देखो लोअर लिमिट डालोगे तो 0 ही होने वाला है, बस अपर लिमिट डालोगे तब थोड़ा ध्यान से डाल लेना। तो जब आप अपर लिमिट डालोगे और इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8√2 - 10 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये अपना इस रीजन का रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, नोट कर लो। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब अपन पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनका मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया होगा आपको, एरिया बाउंडेड दे दिया होगा
और आपको कर्व्स में कोई वेरिएबल छुपा के दे दिए होंगे कि जैसे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक लाइन दे दिया और वो एरिया का वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे कि ए का वैल्यू बताओ। तो वही एरिया का कॉन्सेप्ट ही लगाना है। सिमिलरली आपको डायग्राम बना के ट्राई करना है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार सारे बच्चे इन 3 क्वेश्चंस को नोट करें और एक बार खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को। बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों ने इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। तो चलो इनको डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले इनके आंसर्स बता देता हूं। इसका आंसर आ रहा है, ए का वैल्यू आ रहा है इस केस में 9। सेकंड वाले केस में ए का वैल्यू 1 आ रहा है, ए का वैल्यू 1 आ रहा है और एरिया का मिनिमम वैल्यू आ रहा है 3/4 और 3/4 एरिया आ रहा है ए इक्वल टू 1 डालने से। और साथ में इस वाले का आंसर आ रहा है, सी के 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं। एक वैल्यू आ रहा है 49/4 और दूसरा वैल्यू आ रहा है 1/4। चलो अपन देख लेते हैं अगर किसी से नहीं हुए हो तो ये क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन तो एकदम आसान है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने इसको कर लिया होगा। द एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। भाई पैराबोला बना लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला, ये वाला पैराबोला है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसका एरिया और एक्स इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 ये वाली लाइन है। इस एरिया को मतलब ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, मतलब ये इनके बीच में जो एरिया है वो, इसको एक लाइन है x इक्वल टू a। तो भाई x इक्वल टू a यहां कहीं पे होगा, मान लो x इक्वल टू a इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर इस एरिया को मैं k बोलता हूं तो ये वाला जो एरिया है ये कितना हो जाएगा? 7k हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अपन को a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि 0 से लेकर के a में जो इस रीजन का एरिया आएगा, इस रीजन का एरिया कितना आएगा? 2 टाइम्स लिखेंगे अपन। 0 से लेकर के a में ऊपर वाले पोर्शन का निकाल रहा हूं, उसको डबल कर दे रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाला कर्व क्या है? dx अपन लिखेंगे। तो ऊपर वाला कर्व क्या है? √x है, √x बरोबर, √x dx बरोबर। ये इस रीजन का एरिया आ गया। अब इस रीजन के एरिया को जब मैं इंटू 7 कर दूं, इसको इधर लिख देता हूं। इस रीजन के एरिया को इंटू जब मैं 7 कर दूं तो क्या मैं बोलूं मुझे इस वाले रीजन का एरिया मिलेगा। इस वाले रीजन का एरिया कितना आएगा? इंटीग्रेशन a से लेकर के 36 ट्वाइस कर लेते हैं। मैं ऊपर वाले पार्ट का निकालूंगा, उसको डबल कर देंगे अपन। फिर से ऊपर वाला कर्व क्या है? ऊपर वाला कर्व पैराबोला है √x और नीचे वाला कर्व कौन है बेटा? x एक्सिस है, बरोबर है। सबको समझ आ गई बात? ये वाला इक्वेशन अपने पास बन रहा है सिंपल सा। तो देखो 2 और 2 तो कैंसल आउट हो गया। √x का इंटीग्रेशन सबको पता है। √x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x का पावर हाफ है तो x का पावर 3/2 और आगे यहां पे 2/3 आ जाएगा। 7 टाइम्स, ये 7 टाइम्स है, इसके ऊपर लिमिट लगेगा 0 से लेकर के a इक्वल टू यहां पे आ जाएगा x का पावर 3/2 और यहां पे आगे आ जाएगा 2/3। इसके ऊपर लिमिट लगेंगी a से लेकर के 36 तक। तो फिर से देखो दोनों साइड से 2/3 और 2/3 तो कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या रहा है? अगर आप लिमिट्स पुट करोगे तो 7 टाइम्स a का पावर 3/2 इक्वल टू यहां पे क्या आएगा? 36 का पावर 3/2 मतलब 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216 माइनस a डालोगे तो a का पावर 3/2। तो अब देखो a का पावर 3/2 इधर ले लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली a का वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा 9। सिंपल सा काम है। 8 टाइम्स a का पावर 3/2 हो जाएगा। तो आप इसको कट करोगे तो आपके पास बचेगा 20। इसको 8 टाइम्स a का पावर 3/2 लिख लो। 8 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और पावर बाद में 2/3 चढ़ा दोगे तो a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे करना है? यही वाला लाइन यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट था। तो अगर ये वाला लाइन आपने लिख लिया कि 1:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो आप बड़े आराम से फिर सॉल्व करके a का वैल्यू यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0 फॉर विच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx इक्वल टू a विद द x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 2a। भाई इस कर्व का x एक्सिस के साथ कुछ तो एरिया बन रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले तो a जो है उसको अपन को पॉजिटिव दिया गया है, मतलब a इधर होगा 2a इधर होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। और अगर आप इसमें x की वैल्यूज केवल पॉजिटिव डालोगे, तो क्या आपको दिख रहा है इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि x/6 भी पॉजिटिव रहेगा और 1/x² भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसा कर्व होगा। इसके एग्जैक्ट ग्राफ की मुझे जरूरत नहीं है, बस मैं यहां पे लिख रहा हूं ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अपन ने इतना आइडेंटिफाई कर लिया कि y इक्वल टू fx का ग्राफ पूरा का पूरा x एक्सिस के ऊपर है।
तो इसका मुझे फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू 2a, ये x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू 2a, इस रीजन का एरिया निकालना है और मुझे a का वो वैल्यू बताना है सच दैट ये वाला एरिया कितना आ जाए बेटा, लीस्ट आ जाए, और साथ साथ में लीस्ट एरिया भी बताना है। तो पहले अगर मैं इस एरिया को कैपिटल A से डिनोट करूं तो वो एरिया क्या आएगा, आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन a से लेकर के 2a, इंटीग्रल तैयार करते हैं। ऊपर वाला कर्व क्या है, fx है, तो fx की डेफिनेशन दी हुई है x/6 प्लस 1/x² dx, बरोबर है, ये मेरा एरिया है। अब मुझे ये एरिया क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो अपन को पता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इसको पूरा इंटीग्रेट करके बाद में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या फायदा, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन अपन को डायरेक्टली इसके डेरिवेटिव से मतलब है ना, तो आप डायरेक्टली लेबनिट्ज रूल यूज करो, dA/dA लगाओ, क्योंकि अपन को मिनिमम चाहिए तो अपन इसका डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 करेंगे, तो dA/dA इक्वल टू 0 करेंगे। इसको इस लाइन में लिख देता हूं, क्योंकि एरिया अपन को मिनिमम चाहिए, तो एरिया मिनिमम के लिए अपन क्या करेंगे, dA/dA इक्वल टू 0, क्योंकि ये a के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो a के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 कर देंगे अपन। तो अपने पास क्या आएगा, dA एरिया का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a में कंफ्यूज मत होना, कैपिटल A एरिया है, स्मॉल a जो है वो वेरिएबल है। तो लेबनिट्ज रूल लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 2a पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2a डिवाइडेड बाई 6 मतलब a/3 प्लस यहां पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4a² और इनटू 2a का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2a का डेरिवेटिव 2 हो गया, माइनस a पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, a/6 प्लस 1/a² और a का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो आप देखो dA/dA आपके पास सीधे सीधे सिंप्लीफाई होके कितना आएगा, ये 2a/3 हो गया, मतलब ये हो गया 4a/6 माइनस ये हो गया a/6, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3a/6 मतलब ये हो जाएगा a/2, बरोबर। ये देखो ये 4a/6 था और ये माइनस a/6 था, तो 3a/6 हो गया मतलब a/2 हो गया। ये 1/2a² है और ये माइनस 1/a² है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 2a² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2a², बरोबर है, सिंपल सी बात है। ये आपके पास आ जाएगा, ये 1/2a² है और ये यहां पे आपके पास आएगा -2/2a²। अच्छा, तो अब ये dA/dA इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसको इक्वल टू 0 करने से क्या आएगा, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो a/2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/2a², 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a³ इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1, क्योंकि देखो a पॉजिटिव है और a रियल नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो a का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 1। बस ये चेक करना पड़ेगा अपन को कि क्या a इक्वल टू 1 लेने से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम आ रहा है, a इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, बरोबर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सबने पढ़ा है। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है, ये इंफॉर्मेशन डबल डेरिवेटिव के पास है, तो डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, d2a/dA², ये पहला डेरिवेटिव अपने पास ऑलरेडी है, तो इसका डेरिवेटिव हाफ आ जाएगा और माइनस हाफ 1/a² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई a³। तो अगर इसमें आप स्मॉल a को 1 डालोगे तो ये वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव। तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो a इक्वल टू 1 जो पॉइंट था वो किसका पॉइंट है बेटा, मिनिमा का पॉइंट है, सिंपल सी बात है। तो देखो अपना आधा काम तो खत्म हो चुका है कि अगर अपन स्मॉल a का वैल्यू 1 लेंगे तो ये कर्व का जो a से लेके 2a में एरिया आएगा वो कैसा आएगा, मिनिमम आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। और अब अपन को अगर वो एरिया निकालना है तो वो एरिया तो अपन बड़े आराम से इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। a को कितना डाल देना है, 1 डाल देना है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, a को 1 डाल दो, फ्रॉम 1 से लेकर के 2 x/6 प्लस 1/x² dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकालोगे तो आपका रिक्वायर्ड मिनिमम एरिया आ जाएगा 3/4। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे इस इंटीग्रेशन को तो कर ही लेंगे, x/6 का इंटीग्रल सबको पता है, 1/x² का इंटीग्रल भी सबको पता है, तो मुझे उम्मीद है ये वाला इंटीग्रल सब लोग कैलकुलेट करके a का वैल्यू 3/4 बता देंगे, तो आपका मिनिमम एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर सबने नोट कर लिया होगा, इसका भी डायग्राम बनाते हैं और अपन आगे चलते हैं। y इक्वल टू 4/x², इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ अगर आप रफली बनाओगे तो सबसे पहली बात तो y की वैल्यू हमेशा कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। अगर आप x को 0 की तरफ लेके आओगे, देखो ये इवन फंक्शन है, जैसा इधर ग्राफ बनेगा वैसा ही इधर ग्राफ बनेगा, क्योंकि x को -x से रिप्लेस करने से फिर से वही चीज आ रही है। x को जैसे आप 0 की तरफ लेके आओगे वैसे y की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी, और x को इंफिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो y की वैल्यू 0 की तरफ आएगी। तो इसका जो ग्राफ है ये रफली ऐसे इस टाइप का बनेगा, इस शेप का।
ठीक है, यहां पे पीछे की साइड भी अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, इस शेप से बनेगा। अच्छा, अब इसको करेंगे कैसे, ये अपन ने y इक्वल टू 4/x² का ग्राफ बनाया है, साथ में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 की स्ट्रेट लाइन कैसी रहेगी, x इक्वल टू 1 यहां कहीं पे रहेगा, मान लो ये वाला जो लाइन है ये x इक्वल टू 1 है। अच्छा, x इक्वल टू 1 अगर इसमें डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ये वाली वैल्यू y की 4 है, ये y की वैल्यू 4 है, ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है अपन ने बनाई है x इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू 4/x², x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू c, एक और लाइन अपन बना रहे हैं y इक्वल टू c। अब वो मैं बना तो वैसे कहीं पे भी सकता हूं, मान लो मैं यहां पे बना रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि c कैसा है, c जो है वो 4 से बड़ा है कि 4 से छोटा, मुझे नहीं पता, 4 से छोटा होगा तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो नीचे बनेगी। ठीक है, वो बोल रहा है कि इन 3 कर्व्स के साथ जो एरिया बाउंडेड है, मतलब y इक्वल टू c, y इक्वल टू c, x इक्वल टू 1 और ये वाला हाइपरबोला, इन 3 कर्व्स के साथ जो एरिया बाउंडेड है वो ये रीजन है। इस रीजन का एरिया उसने कितना दे रखा है, इस रीजन का एरिया उसने 9/4 दे रखा है, तो अपन को c का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखो वो y इक्वल टू c नीचे भी हो सकता था, आप नीचे लेके बनाओगे तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे के लिए भी आंसर आ रहा होगा, पॉसिबिलिटी आ रही होगी, तो अपन जब किसी एक को बनाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक वगैरह बन जाएगी, अपने आप c की जो रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी वो वहां से आ जाएंगी। तो इस एरिया को अपन कैसे लिखें भाई, इस एरिया को अगर अपन को लिखना है तो एरिया इक्वल टू अपन लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर अपन स्ट्रिप डी वाई के रिस्पेक्ट में करें तो अपनी स्ट्रिप को कहां से कहां मूव करना पड़ेगा, देखो 4 से लेकर के c में मूव करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर x क्यों नहीं लिया, अगर मैं डी एक्स लेता तो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना पड़ता ना, ये वाला पॉइंट जब मैं y की वैल्यू इसमें c पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी, वो थोड़े गंदे से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं डी वाई में लिख रहा हूं। डी वाई में जो अपना ये पॉइंटर है ये कहां से कहां मूव करेगा, y इक्वल टू 4 से y इक्वल टू c तक, 4 से लेकर के c तक मूव करेगा। ठीक है, फाइनल वाला कर्व कौन है, फाइनल वाला कर्व जो है वो ये वाला लाइन है, ये वाले लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस इनिशियल वाला कर्व कौन है, इनिशियल वाला कर्व कौन है अपने पास, इनिशियल वाला कर्व ये वाला कर्व है जिसमें अपन y को क्या लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर रूट लिखेंगे अपन, मतलब 2 डिवाइडेड बाय रूट y, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट y, पूरे का क्या आ जाएगा बेटा dy। तो ये जो एरिया आ रहा है अपने पास, ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया कितना दिया हुआ है, ये एरिया कितना दिया हुआ है बेटा 9/4 दिया हुआ है, तो अपन को इसको सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं, एरिया इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, एरिया इक्वल टू आएगा dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा -2 टाइम्स, ये y का पावर कितना लिखा हुआ है, -½ लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट y और नीचे आ जाएगा अपने पास हाफ, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे फ्रॉम 4 टू c, तो अपने पास कितना आ रहा है बेटा 9/4 आ रहा है। इसको आगे यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है सबने ये वाला क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो यहां पे इसको कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। अगर मैं इसमें लिमिट्स लगाऊंगा फ्रॉम 4 टू c, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो अपने पास कितना आएगा c -4 टाइम्स रूट c, बरोबर, ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस ये हो जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इक्वल टू अपने पास सामने की साइड कितना आएगा बेटा 9 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो देखो ये c में क्या बन रही है, एक सिंपल सी इक्वेशन बन रही है, c -4 रूट c, ये +4 हो जाएगा और यहां पे आएगा -9/4 इक्वल टू 0, 16 - 9 तो ये कितना हो जाएगा 7/4। देखो ये क्वाड्रेटिक बन रही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ c को अगर अपन t बोल दें तो अपने पास क्या आएगा, देखो t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देख पा रहे हो, ये आएगा t² -4t + 7/4 इक्वल टू 0 आ जाएगा अपने पास सीधे सीधे। तो ये t की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी अपने पास, t की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, t इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 और यहां से 4 हट जाएगा, ये 7, तो आपके पास क्या आएगा t इक्वल टू 16 ± अंडर रूट, ये हो जाएगा b² - 4ac, 16 × 7 ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये अंदर आपके पास बचेगा 144, जिसका स्क्वायर रूट करोगे तो 12 आएगा,
तो आपके पास आएगा 16 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 8। तो दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, 16 प्लस 12 हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 7/2, या फिर t का दूसरा वैल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस लोगे तो हाफ। लेकिन t क्या था अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ c था, तो स्क्वायर रूट ऑफ c का वैल्यू 7/2 आ रहा है, या तो स्क्वायर रूट ऑफ c का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो c का वैल्यू या तो 49/4 आएगा, या तो फिर अपने पास c का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 1/4 आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज है अपने पास, जिसके लिए वो वाले पोर्शन का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। आपने जैसे यहां पे किया, आप वैसे भी यहां पे नीचे की साइड भी निकाल के देख सकते हो, बस उसके लिए जो है वो फाइनल कर्व जो है वो ये नीचे वाला हो जाएगा। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, फाइनली बेसिकली मॉड ही कर रहे हैं अपन, तो मॉड करने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए अपन दोनों आंसर्स जो है वो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। बस जब आप नीचे वाला ले रहे हो तो फाइनल वाला कर्व जो है वो ये वाला कर्व हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो लेकिन अपन तो एरिया निकाल रहे, तो अपन बेसिकली इसका मॉड करने वाले, इसलिए अपन उसका भी, इस आंसर को भी अपन इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एरिया में ही एरिया बाय शिफ्टिंग, यहाँ पे आपको शिफ्टिंग यूज करके, आपने स्ट्रेट लाइंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कैसे अपन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यूज करके कर्व्स को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्टिंग यूज करके आपको एरिया निकालनी है। तो मैं चाहता हूँ एक बार सारे बच्चे वीडियो पॉज करके एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़े और नोट करें और खुद से सोच के करने की ट्राई करें। नहीं होता है तो बाद में अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। चलो इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोलाज। यार ये दोनों पैराबोला है, ये दोनों स्टैंडर्ड पैराबोला भी नहीं दिए हुए हैं। तो पहले तो इनको अपन उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिसमें अपन पैराबोला को बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं अगर 2y को इधर शिफ्ट करूं तो ये पैराबोला क्या लिखा है, y² - 2y। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे सामने की साइड क्या आएगा, -4x - 4, यहाँ पे भी 1 ऐड करेंगे अपन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपके पास आ जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा x + 1। सिंपल सी बात है, ये वाला पहला पैराबोला हो जाएगा। और दूसरे पैराबोला को अगर मैं लिखूं तो x² + 2x प्लस यहाँ पे 1 मैंने लिख लिया, यहाँ से इक्वल टू सामने की साइड जाएगा तो y - 1। तो ये किस टाइप का पैराबोला है, ये x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y - 1, ये वाला पैराबोला है। अब अगर इनको मैं ड्रॉ करूं, बाद में शेड करूं कि इनके बीच में कौन सा रीजन है जिसका एरिया अपन को निकालना है, तो थोड़ा लंबा सा प्रोसीजर हो जाएगा। अगर आप इनकी इक्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x + 1 आ रहा है और यहाँ पे y - 1 आ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात की आपको फील आनी चाहिए कि शिफ्टिंग करने से एरिया चेंज नहीं होगा। शिफ्टिंग मतलब अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं। यहाँ पे दो कर्व्स के बीच में जो ये वाला एरिया बाउंडेड है ना, अगर मैंने ओरिजिन को उठा के किसी और पॉइंट पे रख दिया और इन दोनों कर्व्स को मैंने उसी हिसाब से शिफ्ट किया सेम शिफ्टिंग के तहत, तो यार इनके बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो थोड़ी ना चेंज होने वाला है। सिंपल सी बात है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल मान लो ये ओरिजिन था, ठीक है। तो यार ये जो डायमंड शेप के अंदर जो एरिया है, इस डायमंड शेप को एज इट इज उठा के इसके डायमेंशन सेम रख के मैं कहीं पे भी कोऑर्डिनेट प्लेन में शिफ्ट करूं, कहीं पे भी कोऑर्डिनेट प्लेन में शिफ्ट करूं, यार इसके अंदर का जो एरिया है वो थोड़ी ना चेंज होने वाला है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तो उसी लॉजिक को अपन यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। अपन ऐसे शिफ्टिंग लगाएंगे सच दैट ये अपने कर्व्स की इक्वेशन भी एकदम सिंप्लीफाई हो जाए, और साथ में अपन को पता है कि सिंपल शिफ्टिंग लगाने से तो अपना जो एरिया बाउंडेड है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, स्मॉल x + 1 को अगर मैंने कैपिटल X बोल दिया है और स्मॉल y - 1 को अगर मैं कैपिटल Y बोल दूं, तो अपने ये जो दो पैराबोला है, क्या आपको दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहला पैराबोला हो जाएगा y² = -4 टाइम्स कैपिटल X और दूसरा वाला पैराबोला हो जाएगा x² = कैपिटल Y। तो यार ये दोनों तो एकदम स्टैंडर्ड पैराबोला है। अब मैं इन दोनों के बीच का एरिया निकालूं कि इन दोनों के बीच का एरिया निकालूं, बात तो बराबर ही है ना, क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं होने वाला है। और इनके बीच का एरिया तो अपन को पता है, सीधे सीधे फॉर्मूला है 16ab / 3, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अपने पास क्या आएगा, 16/3 दोनों स्टैंडर्ड पैराबोलाज है। ए पहले वाले पैराबोला का ए जो है वो 1 है। देखो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि y² = 4ax ले कि -4ax ले। -4ax मतलब ऊपर वाले के बदले नीचे वाला पैराबोला आ जाएगा, एरिया तो सेम ही रहेगा, है ना फॉर्मूला।
और इसके लिए b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू इसके लिए 1/4 है। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा बेटा इन दोनों पैराबोलास के बीच का, तो 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि शिफ्टिंग को यूज करके इस क्वेश्चन को अपन कितना आराम से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये अपन ने स्टैंडर्ड इक्वेशन में ला दिया और बाद में अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ली। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 4/3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The line 3x plus 2y equal to 13 divides the area enclosed by the ellipse into two parts. Find the area of the smaller part. अच्छा ठीक है, कि वो जो लाइन है इस एलिप्स के अंदर के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो उसमें से स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन इस एलिप्स की इक्वेशन को ऐसे फॉर्मेट में लाते हैं जिसमें अपन इसको समझ पाए आराम से। तो x वाले टर्म्स अगर मैं इकट्ठा करूं तो 9 कॉमन आ गया, अंदर आएगा x² - 2x। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने 1 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। y वाले टर्म्स इकट्ठा करेंगे तो 4 कॉमन आएगा, y² - 4y। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया और सामने की साइड 11 लिखा है। तो ये क्या आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर, बरोबर। ये 9 टाइम्स आएगा और ये 4 टाइम्स आएगा। एक्स्ट्रा कितना आ गया, -9 और ये आ गया -16, तो -25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +36। तो इक्वल टू सामने की साइड कितना आ जाएगा, 36 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 9 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा। तो यार ये अपने स्टैंडर्ड एलिप्स में कन्वर्ट हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब ये कैसा एलिप्स है, इसका b² बड़ा है a² से, मतलब वर्टिकल एलिप्स है। और इसका सेंटर क्या है बेटा, इसका सेंटर 1,2 है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं, बाद में इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करूं, अब अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं तो 1,2 यहां कहीं पे होगा, इस एलिप्स का सेंटर वो कुछ ऐसा होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन उसको पता नहीं कैसे तो कट कर रही होगी और उनके बीच का एरिया निकालना है। तो यार अपन को पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स वगैरह निकालना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर हो जाएगा, आएगा तो सही लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन ये एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ला देते हैं सच दैट इस एलिप्स का सेंटर जो है वो 0,0 पे आ जाए। अगर इस एलिप्स का सेंटर 0,0 पे अपन ला देते हैं तो बड़े आराम से अपन बाद में एरिया लिख पाएंगे, ये इक्वेशन भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो अगर अपन इस एलिप्स की इक्वेशन में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा रहे तो अपन को ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। अपन कैसा शिफ्टिंग लगाते हैं, अपन को चाहिए कि इस एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे आ जाए। तो स्मॉल x - 1 को आप कैपिटल X बोल दो और स्मॉल y - 2 को अगर आप कैपिटल Y बोल देते हो तो आपका एलिप्स तो हो जाएगा सिंपल सा x² अपॉन 4। देखो एलिप्स के डायमेंशन अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, ये कैपिटल x² प्लस ये आएगा y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। a और b सेम है एलिप्स के लिए। अब वो नई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में भी तो चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन में स्मॉल x को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, स्मॉल x को आप रिप्लेस कर दोगे कैपिटल X प्लस 1 और स्मॉल y को किससे रिप्लेस कर दोगे, स्मॉल y आपके लिए हो जाएगा कैपिटल Y प्लस 2 और इक्वल टू सामने कितना आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x प्लस 2y। कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, 3 + 4 हो गया यहाँ पे 7, तो उधर जाएगा तो 6। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये अपनी स्ट्रेट लाइन हो गई। मतलब इस लाइन और इस एलिप्स के बीच का एरिया और इस लाइन और इस एलिप्स के बीच का एरिया सेम होने वाला है, सिंपल सी बात है ना। अपन ने शिफ्टिंग लगाई है दोनों में। अब आप देखो कि ये कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं इस एलिप्स को बनाऊं तो ये एक वर्टिकल एलिप्स है। इस एलिप्स का डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ एलिप्स ऐसा रहेगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं अपन। भाई ये x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, y को 0 डालोगे तो ये पॉइंट आएगा 2,0 और x को 0 डालोगे तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,3। और मजे की बात यह है कि 2,0 आप देखोगे तो इस स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 0,3 इसको डालोगे तब भी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन वही लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। ये वाली स्ट्रेट लाइन है जिसकी चर्चा हो रही है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये L है। तो अब आप देख रहे हो कितने आराम से आप इसका शेडेड एरिया निकाल पा रहे हो। सीधी सी बात है, ये वाला जो एरिया होगा ये अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये स्मॉलर एरिया है, ये स्मॉलर एरिया है। तो इस एरिया को अपन कैसे निकालेंगे, अगर मुझे शेडेड पार्ट के एरिया को निकालना है तो वो इंटीग्रेशन वाला तरीका तो आपको पता ही है। दूसरा तरीका क्या है कि पूरे एलिप्स का एरिया में से ये क्वार्टर एलिप्स का एरिया कितना होगा, तो इस क्वार्टर एलिप्स का एरिया अपन लिख सकते हैं πAB डिवाइडेड बाय 4, बरोबर है, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में इक्वल होगा। अपन को पता है एलिप्स का एरिया कितना होता है πAB। तो इस एलिप्स के इस पार्ट के एरिया में से, इतने एरिया में से
अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इस वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी आपको पता है -½ इंटू बेस 2 है, हाइट 3 है, तो 2 इंटू 3, तो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा? एलिप्स का ए और बी कितना है? 2 और 3 है, तो 2 इंटू 3 हो गया 6 पाई/4, मतलब ये हो जाएगा 3 पाई/2 माइनस 3। खत्म। तो ये अपने इस वाले शेडेड पोर्शन का रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। देखो कितना आराम से सॉल्व हो गया। जबकि यही चीज अगर आप इसको इसके साथ सॉल्व करने जाते, इंटरसेक्शन पॉइंट्स वगैरह निकालते, तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता। तो जब आपके पास ऐसे बड़े बड़े कर्व्स दिए हो तो आप सोच सकते हो कि क्या शिफ्टिंग करने से अपना काम होगा। देखो अपन ने ये शिफ्टिंग लगाई है, बस ये बात ध्यान रखना किसी एक कर्व को शिफ्ट करके मत लगाना। आप जितने कर्व्स यूज हो रहे हैं सब में आपको सेम शिफ्टिंग लगानी है, तभी भी आपका फिर जो एरिया आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। तो चलो बच्चों, अभी अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को नोट करें और खुद से ट्राई करें, और बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा अलग एप्लीकेशन है, देखते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन इन द XY प्लेन एनक्लोज्ड बाय द X एक्सिस, द कर्व y इक्वल टू fx, जहां पे fx जो है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव है हमेशा वैल्यूज, एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू b इज दिस। मतलब कोई कर्व है y इक्वल टू fx, उसका x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू b, और x एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज्ड है वो एरिया इनक्लोज्ड ये दिया हुआ है फॉर ऑल b ग्रेटर देन 1, मतलब b का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो अपन को fx फंक्शन निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले इस फंक्शन का अपन रफली ग्राफ बनाते हैं। मुझे एग्जैक्ट तो फंक्शन पता नहीं है, पर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर बनाता हूँ और एरिया का एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं अपन। एक बार अपन ने एरिया का एक्सप्रेशन लिख लिया, उसके बाद अपन देखते हैं क्या करना है आगे। मान लो ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मान लो ये वाला लाइन x इक्वल टू 1 है, मान लो ये वाला लाइन x इक्वल टू 1 है, और आगे है x इक्वल टू बी। इसके आगे होगा x इक्वल टू बी, क्योंकि दिया है कि b का वैल्यू 1 से बड़ा है। ये वाला लाइन है x इक्वल टू बी, बरोबर, और ये वाला कर्व है fx। तो ये कर्व का x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू b के बीच में x एक्सिस के साथ एरिया बाउंडेड क्या हो जाएगा? x एक्सिस के साथ एरिया बाउंडेड ये वाला रीजन हो जाएगा। तो इस वाले रीजन का एरिया उन्होंने ये दिया हुआ है, इस वाले रीजन का एरिया उन्होंने ये दिया हुआ है। तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन के टर्म्स में ये एरिया लिखूं तो अपने पास ये एरिया क्या आएगा? इंटीग्रेशन। अपन अब dx में इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। अपना जो पॉइंटर है वो कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू b मूव करेगा। तो x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू b तक ऊपर वाला कर्व अपने लिए कौन है? fx है, और नीचे वाला कर्व कौन है बेटा? x एक्सिस है, तो वो तो y इक्वल टू 0 है, तो fx dx लिखेंगे सीधे सीधे, बरोबर है, सिंपल। और ये जो एरिया का वैल्यू आ रहा है, ये उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये एरिया को उसने दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 दिया हुआ है उसने ये एरिया को। तो अब यहां से अपन को क्या निकालना है? fx फंक्शन निकालना है। तो आप सोचो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे? आपको ये फॉर्मेट देके लेबनिट्ज थ्योरम यूज करने की फील आ रही है? क्योंकि देखो अपन को क्या है, fx फंक्शन चाहिए जिसका यहाँ पे इंटीग्रल लिखा हुआ है। तो अगर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे fx फंक्शन आ जाएगा अपने पास। तो अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? b के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? b के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और लेबनिट्ज थ्योरम यूज करेंगे। तो बाय लेबनिट्ज रूल अपने पास क्या आएगा? b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन f ऑफ b आ जाएगा यहाँ पे, और इनटू b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो b का डेरिवेटिव 1 हो गया, और 1 पुट करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा सीधे सीधे। तो लेफ्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? f ऑफ b इक्वल टू सामने की साइड इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस 1 का पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 1, बरोबर। और b स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा? b स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2b, ठीक है। और रूट 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? तो -0 हो जाएगा। तो ये अपने पास f ऑफ b आ गया, मतलब बेसिकली अपने पास fx आ गया। b के बदले बस आप क्या डाल दोगे? इसमें x डाल दोगे, तो अपने पास fx फंक्शन क्या आ जाएगा? क्योंकि b वेरिएबल था, b ऐसे चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, तो fx फंक्शन अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो सीधे सीधे हो जाएगा x अपॉन b के बदले बस x रख देते हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, बरोबर। समझ आई बात सबको? इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर आप 1 से b में इंटीग्रेशन करोगे ना, तो आप पाओगे कि 1 से b में इसका इंटीग्रल करने से जो एरिया आएगा वो b स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 आएगा। b के अलग अलग वैल्यू के लिए वो एरिया वेरी होगा, तो अपना रिक्वायर्ड फंक्शन जो fx है वो ये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कैसे अपन एरिया में भी लेबनिट्ज थ्योरम का एप्लीकेशन यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज सबको अच्छे से समझ आ गई है। नोट कर लो।
तो चलो बच्चों आगे बढ़ते एरिया के आखिरी कॉन्सेप्ट के साथ। एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, मतलब फंक्शन और उसके इनवर्स के नीचे कितना एरिया होगा और उसमें क्या रिलेशन होता है, इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं ये देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक रहेगा अपना। क्या दिया है थियरी देखो, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी से सी टू डी, ए टू बी से सी टू डी में डिफाइंड है, इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल दिया है मतलब वो बाइजेक्शन होगा, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। फंक्शन विथ एफ ऑफ ए इक्वल टू सी सच दैट ए पे उसकी वैल्यू सी है और बी पे उसकी वैल्यू डी है, एंड g इज द इनवर्स ऑफ f, g जो है वो फंक्शन f का इनवर्स है। देन ये इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है a से b fx dx, मतलब a से b में fx के नीचे का एरिया प्लस c से d में gx के नीचे का एरिया, c से d gx dx। तो ये एरिया का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों इंटीग्रल्स का बेसिकली एरिया नहीं, इंटीग्रल्स का बोलूंगा एडिशन कितना हो जाएगा, bd माइनस ac हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप याद नहीं रखना चाहो तो यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको इसको याद नहीं रखना पड़ेगा, आप एवरी टाइम डायग्राम बना के इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अपन देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो ये फंक्शन है, अच्छा ये bd माइनस ac क्या है कि ये जो इंटरवल में डिफाइंड है फ्रॉम a टू b टू c टू d, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब क्या है अपन इसको देखते हैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, fx फंक्शन दिया हुआ है, तो मान लो fx में a पे वैल्यू c बनाई है मैंने और b पे वैल्यू मैंने d बनाई हुई है, ठीक है। ये अपन को गिवन है, a पे वैल्यू c है और b पे वैल्यू d है। तो ये जो ब्लैक वाला ग्राफ मैंने बनाया ये किसका ग्राफ है बेटा, ये fx का ग्राफ है। जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसका है, तो ये वाला ग्राफ fx का है। अब अपन को पता है कि किसी भी फंक्शन और उसका इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो दोनों y इक्वल टू x में एक दूसरे के इमेज होते हैं। तो अगर fx फंक्शन में a पे वैल्यू c है तो f के इनवर्स में c पे वैल्यू a हो जाएगी, मतलब f के इनवर्स में c पे वैल्यू डालने से a आएगी, और साथ साथ में f में b डालने से वैल्यू d आ रही है, तो f के इनवर्स में d डालने से वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। तो ये बातें मुझे यहां से पता लग रही है कि g ऑफ c अगर आप लिखोगे तो वो a आ जाएगा और g ऑफ d अगर आप लिखोगे तो वो b आ जाएगा। ये तो इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन में a पे वैल्यू c आ रही है तो उसके इनवर्स में c पे वैल्यू a आएगी। ये बात तो सबको पता है। बेसिकली फंक्शन और उसका जो इनवर्स होता है वो y इक्वल टू x में एक दूसरे की इमेज होते हैं। तो मैंने a पॉइंट की इमेज कर ली तो ये वाला पॉइंट आ गया, b पॉइंट की इमेज कर ली ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ब्लू से जो ये वाला ग्राफ बेटा तैयार किया है, ये वाला किसका ग्राफ है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये f इनवर्स x का है। अब f इनवर्स बोले तो अपन बोलेंगे f इनवर्स को अपन ने g बोल रखा है, तो ये gx का ग्राफ है। अब अपन को क्या चाहिए, कौन से इंटीग्रल्स चाहिए। यहाँ पे मैं इसको इवैल्यूएट करने के लिए एरिया का हेल्प लेने वाला हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज अपन को पता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा ग्राफ ऊपर लिया हुआ है तो अपन को पता है कि ये दोनों एरियाज पॉजिटिव होने वाले हैं। तो ये इंटीग्रल a टू b fx dx, मतलब ये वाला कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला कौन सा एरिया हो जाएगा, इसको मैं रेड से शेड कर रहा हूँ। a से b में अपन fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब इस वाले रीजन का मेरे को एरिया मिलने वाला है। a से b में अपन fx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाले रीजन का एरिया, प्लस c से d में मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, gx को। तो c से d में ये रहा gx का ग्राफ, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे ये वाले रीजन का एरिया मिलेगा। मुझे इन दोनों एरियाज का क्या लिखना है, एडिशन लिखना है। इस ये एरिया प्लस ये एरिया, इसको मैंने इंटीग्रल i बोला हुआ है। तो ये दोनों एरियाज का एडिशन अपन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना और सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बात जो है जो अपन को नोटिस करनी है वो ये है कि फंक्शन fx का जो x एक्सिस के साथ एरिया होगा, मतलब ये वाला एरिया, और उसके इनवर्स का जो y एक्सिस के साथ एरिया होगा, क्या मैं बोलूं वो दोनों एरिया सेम होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फंक्शन fx का x एक्सिस के साथ जो एरिया होगा और उसके इनवर्स का y एक्सिस के साथ जो एरिया होगा, क्या मैं बोलूं ये दोनों एरिया सेम होंगे। सिंपल सी बात है, आप खुद ही सोचो, अपन को डायग्राम से भी ये बात दिख रही है, डायग्राम से भी ये बात दिख रही है। अगर मैं ग्रीन से शेड करूं, मैं कौन से दो एरियाज की बात कर रहा हूं, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, इसकी और इसकी। क्या मैं बोलूं ये दोनों एरिया सेम होने वाले, ये दोनों एरिया सेम होने वाले। आप खुद ही सोचो कि फंक्शन का उसके x एक्सिस के साथ जो एरिया होगा वही सेम टू सेम उसके इनवर्स का y एक्सिस के साथ एरिया होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के y इक्वल टू x में इमेज है। सिंपल सी बात है। तो ये ग्रीन वाला एरिया और ये ग्रीन वाला एरिया सेम होने वाला है। तो जैसे ही अपन ने ये काम कर लिया तो अपना काम फिनिश हो गया। बेसिकली अब अपन को क्या करना है, मुझे ये वाला ग्रीन एरिया प्लस ये वाला रेड एरिया निकालना है। तो क्या आप यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अपन को ये ग्रीन एरिया प्लस रेड एरिया लिखना है। मतलब आई इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब ये केवल ग्रीन एरिया प्लस ये रेड वाला एरिया। तो ये a टू b fx dx वाला एरिया कौन सा है, ये ग्रीन वाला एरिया, यही वाला सेम टू सेम। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये ग्रीन वाला एरिया आएगा और प्लस ये g वाला एरिया कौन सा है, तो ये रेड कलर का है। तो मतलब आई इंटीग्रल की वैल्यू मतलब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स देख पा रहे हो, आई इंटीग्रल इक्वल टू
पहला रेक्टेंगल, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, क्या आप ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ऑब्जर्व कर पा रहे हो सारे बच्चे? ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, इसमें से अगर मैं इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं, अगर इसमें से मैं इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या आपको दिख रहा है? आपको ये वाले रीजन का एरिया मिल जाएगा, मतलब वो इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल I इक्वल टू इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया, इसका बेस डी है और इसका हाइट बी है, तो कितना हो जाएगा? वो बी इंटू डी हो जाएगा। माइनस माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? बेस सी है और उसका हाइट ए है, तो कितना हो जाएगा? ए इंटू सी हो जाएगा। तो अपने पास आई इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ गया? बी डी माइनस ए सी आ गया। एकदम सिंपली अपन विजुअली इस चीज को यहां से डायग्राम से देख सकते हैं। पहले मैंने बोला कि एफ एक्स का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया होगा और उसके इनवर्स का वाई एक्सिस के साथ जो एरिया होगा वो दोनों सेम होने वाला है। तो दिस प्लस दिस निकालने का मतलब दिस प्लस दिस निकालना, और इन दोनों का एडिशन निकालने के लिए अपन ने ये रेक्टेंगल देखा, तो बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको ये दोनों इंटीग्रल्स का एडिशन मिल जाएगा, बीडी माइनस एसी। सिंपल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो इनवर्स की बात कर रहा है, तो आप हमेशा एक छोटा सा ग्राफ बना लो और आप देख लो कौन से एरियाज की बात कर रहा है। तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली देख सकते हो, बीडी माइनस एसी करोगे तो आपको इन दोनों इंटीग्रल्स का क्या मिल जाएगा? एडिशन मिल जाएगा। समझ आई बात सब लोग? तो सब लोग इसको नोट कर लो अच्छे से, इसको कैसे करना है ये लिख लो। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करें, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से इसको ट्राई करें और बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से अपन को करना है। क्या बोल रहा है? gx इज द इनवर्स ऑफ fx। अब डायरेक्टली बीडी माइनस एसी लिख के आंसर मत निकाल देना, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, कैसे अपन रेक्टेंगल्स बना के करने वाले हैं। gx जो है वो इनवर्स है fx का, और fx का डोमेन 1 से 5 दे रखा है, सच दैट f1 का वैल्यू 2 है, 1 पे मतलब fx का वैल्यू 2 है और 5 पे fx का वैल्यू 10 है। तो अपन को ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है 1 से 5 fx dx प्लस 2 से 10 gx dx। ठीक है, तो यहां पे अपन डायग्राम से ही स्टार्ट करते हैं। अगर अपन डायग्राम बनाएंगे तो अपने पास क्या आएगा? ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y इक्वल टू x बना लेते हैं पहले अपन। ये वाला लाइन जो है ये y इक्वल टू x है। ठीक है, ये अपन ने y इक्वल टू x बना लिया। अब fx का डोमेन क्या है? 1 से 5। 1 से 5 में fx डिफाइंड है, तो मान लो ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट जो है वो 5 है। 1 से 5 में डिफाइंड है और 1 पे वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 पे वैल्यू 2 दे रखी है। तो 1 पे वैल्यू 2 दे रखी है, तो मान लो वो यहां कहीं पे होगा। देखो सिंपल सी बात है, y इक्वल टू x के ऊपर होगा 2, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट 1 था, 1 पे वैल्यू 2 आ गई अपनी, और 5 पे वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 10। ये और भी ऊपर जाएगा, मान लो इधर ऊपर चला गया, 5 पे वैल्यू 10 आ गई। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये 1 से था, तो इस पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इस पे वैल्यू 10 आ गई है। ठीक है, 5 पे वैल्यू 10 आ गई है। तो अब आप कैसे भी ज्वाइन कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो 1 1 होना चाहिए, या तो वो इंक्रीज करेगा पूरा ऐसे, आप ऐसे बना लो या कैसे भी बना लो, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये अपना fx का ग्राफ है, रफली मैंने प्लॉट किया है। ठीक है, अब इसके इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका इनवर्स gx है। तो पहला इंटीग्रल तो 1 से 5 fx dx, मतलब अपन को ये नीचे वाले रीजन का एरिया बताना है। इसके इनवर्स में क्या होगा भाई? gx इसका इनवर्स है, तो अपन को पता है fx में 1 पे वैल्यू 2 आ रही है, तो g में 2 डालने से वैल्यू 1 आएगी, और gx में 10 डालने से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और fx का डोमेन 1 से 5 है, तो gx का रेंज 1 से 5 हो जाएगा, और fx का आउटपुट 2 से 10 दे रखा है, तो gx का जो इनपुट है वो कहां से कहां आएगा? 2 से 10 में। तो चलो देखते हैं अपन, 2 कहां पे आएगा? 2 यहां कहीं पे आएगा, मान लो 2 यहां कहीं पे आएगा, और 10 मान लो यहां कहीं पे आएगा। तो gx में 2 डालने से वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 तो यहां कहीं पे होगा, तो मान लो ये वाला पॉइंट है। gx में 2 डालने से वैल्यू 1 आ गई, 2 डालने से वैल्यू 1 आ गई, और 10 डालने से वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो 10 डाला तो वैल्यू 5 आ रही है, मान लो 5 यहां कहीं पे, ये वाला पॉइंट 5 है। ये y इक्वल टू एक्स पे अपन ने देखा, तो 10 डालने से वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। तो ये अपन ने इसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया। तो अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे gx मिल जाएगा। उसका इनवर्स जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्या आप देख पा रहे हो? दोनों एक दूसरे के y इक्वल टू एक्स में इमेजेस है। आप इसका y इक्वल टू एक्स में इमेज लोगे तो ये आ जाएगा, ये देखो, इसका इमेज लोगे ये पॉइंट आएगा, इसका इमेज लोगे वो पॉइंट आएगा। तो अब रफली अपना ग्राफ तो बन चुका है। अब अपन को कौन से एरियाज निकालने वो अपन शेड कर लेते हैं। 1 से 5 में fx के नीचे का एरिया, ये अपना fx था, उसको रेड से शेड कर देता हूं। तो मतलब ये वाले रीजन का एरिया, ये वाला रीजन, और प्लस
प्लस साथ में अपन को क्या निकालना था, 2 से लेके 10 gx dx, मतलब 2 से 10 में अपन को किसको इंटीग्रेट करना था, 2 से 10 में अपन को gx को इंटीग्रेट करना था। तो ये 2 है और ये 10 है, तो 2 से 10 में gx के नीचे का जो एरिया निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, क्या मैं बोलूं उसको मैं ये ब्लू से शेड करता हूं, ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। बरोबर, समझ आ रही है बात। अब अपन को ये चीज पता है कि 2 से 10 में जब मैं gx को इंटीग्रेट करूंगा, बरोबर, तो इनवर्स का x एक्सिस के साथ जो इंटीग्रेशन होगा, ये फंक्शन का इनवर्स है, इनवर्स का x एक्सिस के साथ जो इंटीग्रेशन होगा और फंक्शन का y एक्सिस के साथ जो इंटीग्रेशन होगा, वो दोनों बातें सेम होने वाली है। ये वाला जो फंक्शन है ये g इनवर्स है, ये f इनवर्स है, सॉरी, इनवर्स का x एक्सिस के साथ जो एरिया होगा और फंक्शन का y एक्सिस के साथ जो एरिया होगा, ये दोनों एरिया सेम होने वाला है। मतलब ये जो ब्लू वाले रीजन का एरिया है, क्या मैं बोलूं एग्जैक्टली वो ये वाले रीजन का एरिया हो जाएगा। आप सोचो, आप खुद ही सोच के देखो, देखो ये 2 और ये 10 है, यहाँ पे 2 है, ये 10 है, मतलब ये ब्लू वाले रीजन का एरिया और ये ब्लू वाले रीजन का एरिया सेम होने वाला है। तो मतलब बेसिकली अब अपन को क्या निकालना है, अपना जो वो इंटीग्रल है आई, वो आई इंटीग्रल अपन को निकालना है रेड वाला रीजन प्लस ब्लू वाला रीजन, रेड वाला रीजन प्लस ब्लू वाला रीजन। उसके लिए अपन फिर से ये दो रेक्टेंगल देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो बड़े वाला रेक्टेंगल दिख रहा है आपको सबको, बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, बेस 5 है, हाइट 10 है, तो ये 50 हो जाएगा, माइनस छोटा वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये वाला, ये वाला, यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे अपन, तो बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है, बेस 1 है, हाइट 2 है, तो 1 इंटू 2 2, तो अपना रिक्वायर्ड आई का जो वैल्यू है ये प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा, 48 आ जाएगा। तो आप डायग्राम बनाओगे तो बड़े आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एफ इनवर्स का एक्स एक्सिस के साथ एरिया और एफ एक्स का वाई एक्सिस के साथ एरिया दोनों सेम होने वाला है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो, नोट कर लो इसको अच्छे से। तो बच्चों इसी के साथ अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस के लास्ट में एरिया अंडर द कर्व अपन ने पढ़ा, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी थियरीज अपन ने खत्म कर ली है। पिछले 2 लेक्चर्स में अपन ने एरिया के काफी सवाल किए, एरिया अंडर द कर्व आना ही चाहिए, जेईई मेंस में काफी क्वेश्चंस एवरी ईयर उसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, फिक्स है। तो इसी के साथ आज की क्लास का आपका होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में से आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है। सेक्शन एफ एरिया वाला है उसको कंप्लीट करना है, पार्ट 3 में मैट्रिक्स मैच कॉलम नंबर 2 बच रहा था वो कंप्लीट करना है, और एक्सरसाइज 2 के भी चारों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जो भी क्वेश्चंस अपने पेंडिंग थे उन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो होमवर्क है और जो प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया था वो सारा मिला के अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लो अच्छे से और एरिया अच्छे से पढ़ लेना।